होर्मुज खुला रखने में मदद करे नेटो, ट्रंप ने कहा है। मदद नहीं की तो नेटो का फ्यूचर खराब कर देंगे। ईरान पर हमला करके फंस गया अमेरिका। नेटो देशों से मदद मांगने को मजबूर हुए ट्रंप। होर्मुज खुला रखने में मदद करे नेटो देश, ट्रंप ने कहा। मदद नहीं की तो नेटो का फ्यूचर खराब होगा। ईरान पर हमला करके फंस चुका है अमेरिका। ट्रंप ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे, स्क्रॉल दिखाएंगे, ग्राफिक्स हमारे पास हैं, डिटेल से इस खबर के बारे में जानकारी देंगे। फिर एक्सपर्ट्स के पास भी हम चलेंगे क्योंकि दो खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा भी करेंगे इस मुद्दे को। लेकिन पहले ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए। चलिए एक बार स्क्रॉल प्ले कर दीजिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका की आवाज साफ नहीं आ रही थी, तो स्क्रॉल के जरिए हम आपको बता दें कि आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। उसके बाद ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिएगा, फिर हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, खबर को डिकोड करेंगे। हमारे पास नेटो नाम की एक व्यवस्था है, हम उनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं। हमें यूक्रेन के मामले में उनकी मदद करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने उनकी मदद की। अब देखना है कि नेटो हमारी मदद करता है या फिर नहीं करता है। क्या ये मजबूरियां हैं इस वक्त ट्रंप की? ये तो एक्सपर्ट्स हम समझ पाएंगे। वो कहते हैं कि अब देखना होगा कि क्या वे हमारी मदद करते हैं। अगर सहयोगी देश हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने में मदद नहीं करते तो नेटो का भविष्य बहुत खराब हो सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। क्या ईरान में अमेरिका फंस चुका है? एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं, खबर को डिकोड करने की अब कोशिश करेंगे। 16 दिनों से जारी है जंग, 16 दिनों से जारी अमेरिका ईरान जंग। ईरान को कमजोर समझना गलत पड़ गया, या गलती कर बैठे यहां पर ट्रंप किया। ईरान के मिडिल ईस्ट पर हमले, हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया है और यहीं से दुनिया पर एक प्रेशर पड़ा है। अमेरिका की ताकत का असर नहीं, जमीनी सेना की अब बड़ी जरूरत है। और क्या अमेरिका अपने दम पर जमीनी सेना उतारने के लिए तैयार है? इसका जवाब भी चाहिए होगा। जंग से अभी तक नेटो देशों ने दूरी बना रखी है। दुनिया भर में तेल की किल्लत हो रही है और इसको लेकर जो है दुनिया परेशान है। हॉर्मुज खुला रखने में मदद करे नेटो देश। ऑस्ट्रेलिया ने इनकार कर दिया है, कोरिया, जापान सबने मना कर दिया है। क्या चक्कर है, इसको समझना होगा। वॉरशिप भेजने से तमाम देश इनकार कर रहे हैं। क्या अमेरिका इस जंग में अकेला फंस चुका है? समझना होगा। दो खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। हमारे साथ इकबाल ममदानी जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जी, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। अब चर्चा की शुरुआत ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर आपके साथ। ट्रंप कह रहे हैं कि नेटो मदद के लिए आगे आए, नहीं तो आपका फ्यूचर हम बहुत ज्यादा खराब कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने इनकार कर दिया। जापान से जो खबरें आ रही हैं, जापान ने भी इनकार कर दिया। साउथ कोरिया कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे नेटो के देश भी चुप हैं। स्पेन जैसे देश तो सीधे कह रहे हैं कि नहीं, हम आपके साथ नहीं हैं। क्या अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं सर बुरी तरह से? राजेश, डोनाल्ड ट्रंप की हालत बहुत दयनीय है। जब वो अपने मित्र देशों से बोल रहे हैं कि अपनी नेवी के शिप को भेजो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने के लिए, ये दर्शाता है कि उनकी अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल नेवी फेल हो गई है या फेल होने जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला नहीं रख पा रही है।
और भी ज्यादा हास्यास्पद बात है कि ठीक है, उन्होंने अपने मित्र देशों से जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, नेटो के देशों से तो अनुनय विनय किया ही है। हास्यास्पद बात है कि उन्होंने चीन को भी कह दिया कि चीन भी अपनी नेवी का जहाज भेजे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना रखने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता होना चाहिए कि चीन तो ईरान का बहुत ही मजबूत मित्र है, और ईरान ने कभी भी इस युद्ध के दौरान चीन के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने से नहीं रोका। सारे चीन के जी जहाज 1 मार्च से लेकर आज तक सेफली जब चाहे जैसे चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके चीन जा रहे हैं। तो चीन भला क्यों अपनी नेवी के जहाजों को वहां भेजेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए? वैसे मैं बता दूं, 2 चीनी जहाज ऑलरेडी गल्फ ऑफ ओमान में हैं। वो वहां पर शायद स्पाइंग कर रहे हैं, और अमेरिकन नेवी की जो लेटेस्ट पोजीशन है वो फाइंड आउट करके वो ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको बता रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप चरमरा जा रहे हैं। चरमरा जाने का मतलब है शारीरिक मानसिक से गड़बड़ा जा रहे हैं। जी। जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक बार ममतानी जी, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू सर, कहाँ गलती होगी डोनाल्ड ट्रंप से? नेटो से बड़ी उम्मीदें थी डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को आंखें दिखाई थी, क्या नेटो अब बता रहा है कि हमारे बिना आप कुछ नहीं है? अगर आपको लगता है कि हमारे बिना आप कुछ नहीं है, तो हम कुछ, तो हमारे बिना भी अमेरिका कुछ नहीं है। क्या ये बड़ा मैसेज दिया जा रहा है नेटो की तरफ से? हमारी चर्चा हुई थी, कैप्टन साहब भी साथ में थे, तभी मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई। असल में हुआ ये है कि एक उम्मीद थी कि रिजीम जो है वो कुछ ही घंटों में चेंज हो जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे और उसके बाद जो है वो हमारा सपेट बैठ जाएगा। लेकिन अब रिजीम के बाद में ये डिसाइड किया गया कि नहीं, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर के बाद में कहा गया कि नहीं वो तो टेररिस्टों को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह ये जो मामला है चलना हुआ। देखिए, पहली जो गलती इनसे हो गई है वो जो पहले दिन अटैक के अंदर जो सारे लोग मार दिए गए, तो अब बातचीत के लिए कोई बचा नहीं है। ये हर जी जगह दुनिया के अंदर होता है कि एक सुपीरियर कैप्टन जो है वो छोड़ा जाता है ताकि उससे बातचीत की जाए प्रेशर करके। लेकिन इस बार सारी चीजें खत्म कर दी, और ईरान ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो पिछले दिनों में अगर मैं कहूं तो ये थी कि अगर उनको पता था कि अगर इस तरह के हालात आते हैं तो एक जो यूनिट्स बनाई थी उन्होंने, टोटल 31 यूनिट्स, वो यूनिट्स को ये दिया गया था कि जी आप जैसे बेहतर समझे उस तरीके से आप कमांडिंग करें। तो आज वो 31 कैप्टन हो गए हैं और बात किसी की सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि जो सुपीरियर लीडर था वो खत्म हो चुका है। जो नया लीडर आया है वो आपकी रेंज के बाहर है, वो आपको माफी की बात कर रहा है। उसका कहना है कि गल्फ मिडल ईस्ट में जितनी सेनाएं हैं उसको आप हटा दीजिए, हमारा जो नुकसान हुआ है वो हमें पूरा करिए, और दूसरा जो सैंक्शन हमारे पे लगाए गए वो खत्म कर दीजिए। तो इस पे अमेरिका अगर मानता है तो मुसीबत है, नहीं मानता है तो मुसीबत है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अब ये हो गया है कि दुनिया अब ये समझने लग गई है कि ट्रंप ने जो कहा था कि हमारी नेवी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएगी, वो अब ये समझ में आ गया कि वो कटोरा लेकर के लगातार सब जगह घूम रहे हैं। और चाइना की जिस तरीके से बात की, देखिए चाइना को एक तरीके से साफ तौर पर खुल के वो कह नहीं सकते, लेकिन वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सर आप प्लीज हमारी मीटिंग करवा के एक सेफ एग्जिट हमको दीजिए। ये चाइना से सीधा जी सीधा संकेत है। अच्छा, हुआ कैसा है कि जिस तरीके से इन्होंने दादागिरी की थी और ये कहा था कि हमारी सारी मरीन्स और आर्मीज जो है हम ईरान की तरफ लेके आएंगे, खारगा की तरफ लेके आएंगे, जहां आपने खबरें देखी कि ईरान ताइवान की तरफ एक्टिव हो चुका है, और नॉर्थ कोरिया जो है वो जापान और उस तरीके से साउथ कोरिया की तरफ। तो अमेरिका अब ये समझने लग गया है कि अगर इस तरह के हालात के अंदर वो कोई भी मूर्खता करता है तो फंस जाएगा। नेटो के अंदर उसके जो करीबी अलायंस, चाहे जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोरिया हो, ब्रिटेन हो, ये सभी ने हाथ ऊपर कर दिया है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि ब्रिटेन ने 2 शिप भेजने की बात की थी, तब इन्होंने कहा था कि हम जंग जीत चुके हैं, हमें किसी की गरज नहीं है। लेकिन अब ये हुआ है कि चौधरी साहब को जो अपना बोला गया था वो चाटना पड़ रहा है। तो अब हालात हो गए खराब, दुनिया मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, खुद अमेरिका के अंदर अमेरिकन भी मानने को तैयार नहीं है कि जंग की वजह क्या थी। अच्छा, अब तक ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जंग आपने जो रचा है उसका मकसद क्या था? जी कुछ नहीं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप ये देखिए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है नितिन याहू का नाम नहीं ले रहे हैं, तो हमेशा उसको एक दोस्त की तरह और एक सहयोगी की तरह बताते थे। लेकिन अभी पिछले दिनों से आप देखिए, कुछ 4-5 दिनों से
वो बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे हैं। वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल जो है वो अलग मुल्क है और उसकी प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटजी अलग है, और अमेरिका एक अलग मुल्क है। लेकिन अमेरिका को पूछिए कि आपकी क्या दुश्मनी थी, आपने क्यों हमला किया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं है, चाहे वो अमेरिका में हो या चाहे पत्रकारों के लिए हो। अब तो हालात ये हो गए कि अब पत्रकार जो नुकसान वगैरह की बात करते हैं, जिसके अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट हो या उनके सहयोगी हो, वो चैनल्स और मीडिया को बंद कराने की बात करते हैं। तो इस स्तर पे जो है अब प्रेसिडेंट की हालत आ चुकी है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले ही वो बाहर हो जाएंगे या कुछ प्रेशर इतना आ जाएगा। तो ये हालात जो है पूरी तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिका के कंट्रोल के बाहर हो गया है। दुनिया अब ये समझ चुकी है कि अगर एक हॉर्मुस वो नहीं खुलवा सकते हैं, और मिडिल ईस्ट के अंदर जो बैठे थे, जो जी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स कई जमाने से लेकर के वो बैठे थे और एक सुरक्षा की नाम की बात कर रहे थे, आज वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो मिडिल ईस्ट की सुरक्षा क्या करेंगे राजेश जी? ठीक है। लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या वाकई में यहाँ पर मोसाद का, सीआईए का एक बड़ा फेलियर हम देखें, या ये इस वक्त ये ऑपरेशन जरूरी था? क्योंकि ईरान जिस प्रकार से मिसाइल पावर बन चुका है, अगर 8 से 10 साल इसे और मिल जाते तो शायद इसराइल के लिए ये और बड़ा खतरा होता। ईरान ने तो दिखा दिया है कि भाई हम क्या हैं, ये अमेरिका देख चुका है और मिडिल ईस्ट भी देख चुका है। था कि ईरान के पास बड़ी तादाद में मिसाइलें हैं। वो आकलन शायद बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं था। हुआ यह है कि ईरान ने पिछले जब से गजा में युद्ध चालू हुआ, तब से ईरान ने अपनी मिसाइल की प्रोडक्शन रेट को बढ़ा दिया था। मैं क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ, खुर्रमशेर का शायद इन्होंने फाइनल जो वर्जन ट्रायल किया था 2023 में किया था। तो उसके बाद जी। सबने अंदाजा लगाया था कि ईरान शायद हर महीने में एक प्रोडक्शन लाइन पे ले आएगा, तो साल में 10 या 12 बना लेगा। तो पिछले 2 साल में ईरान ने शायद 24 या 36 बनाए होंगे। अ, तो इसी तरह का कुछ आकलन सेजेल मिसाइल के लिए भी लगाया था कि सेजेल मिसाइल भी शायद टोटल ईरान के पास समझिए या तो 80 के आसपास हैं या 100 के आसपास हैं। लेकिन अब MI6 ने एक बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। उन्होंने ये कहा है कि जो ईरान जिन प्रोडक्शन फैसिलिटीज को दिखा रहा था, उसके अलावा भी ईरान ने पैरेलल प्रोडक्शन फैसिलिटीज पिछले 1.5 साल 1 साल में खोल ली थी। खास तौर से पिछले ओके। साल जब जून में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया ईरान के ऊपर, तो ईरान ने अलग से प्रोडक्शन फैसिलिटीज खोल ली थी। ये लंबी दूरी की मिसाइल जो कि 2000-2500 किलोमीटर तक, यानी इजराइल तक मार कर सकती हैं। अब हुआ क्या है, इसका एग्जांपल देता हूं कि सबने ये अंदाजा किया था कि जो इसके इंजन है वो चीन से आ रहे हैं। लेकिन पिछले 3 साल में 2 साल में ईरान ने रिवर्स टेक्नोलॉजी करके इन मिसाइलों के इंजन अपने यहां बनाना शुरू कर दिए। दूसरी, इसकी जो ओके। मिसाइलों की लिक्विड प्रोपेलेंट और सॉलिड प्रोपेलेंट जो कि पहले चीन से आते थे या रूस से आते थे, अब MI6 की रिपोर्ट बोल रही है कि पिछले साल समझो सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास ईरान ने इसके जो लिक्विड फ्यूल होती है और जो सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट होता है, उसको भी ईरान ने अपने यहां बनाना शुरू कर दिया। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जी। मिसाइल्स जो है वो ज्यादा थी। प्रोबेबली जो अनुमान लगाया CIA ने या मोसाद ने, उससे दुगना रेट ऑफ प्रोडक्शन था। जी। जी। मैं आपके पास आता हूं ममदानी जी, एक पॉइंट और। सीआईए मोसाद की तो बड़ी गलती हुई है, इस चीज को नहीं नकार सकते, लेकिन क्या, कब तक लग रहा है आपको, कितनी देर ये जंग और चल सकती है, और क्या वाकई में अमेरिका यहां से हार कर जाएगा? क्योंकि अमेरिका का इतिहास ये कहता है कि जब जब अमेरिका को ऐसा लगता है तो वो कुछ भी बड़ा कदम, गलत कदम उठाने में हिचकिचाता नहीं है। राजेश जी देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 31 मार्च तक तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये जंग के हालात रुकने जैसे। मतलब आप और ओके। कुछ दिन समझ सकते हैं। मतलब मैं ये महीना मान के चल रहा हूं कि हालात बिगड़ सकते हैं। हो सकता है कि
चीजें ईश्वर करे कि जल्द रुक जाए। लेकिन जो अनुमान या जो एक्सपर्ट्स मानते हैं या जो थिंक टैंक मानते हैं उसके हिसाब से ये इस महीने के अंत तक तो चलता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह है कि हार के बाद भी एक तरीके से ना इजराइल मानने को तैयार है ना ईरान मानने को तैयार है। ईरान जी ये माफ करिएगा, अमेरिका मानने को तैयार है। इजराइल जो है वो अब धीरे धीरे करके उसका जो प्रमुख अखबार है उसका ये खबरें बता रही है कि जो एयर स्ट्राइक्स उस पर हो रही है उसके लिए जो सिस्टम चाहिए था, एयर डिफेंस सिस्टम, वो लगभग उनके पास खत्म होने की कगार पर है। हालांकि इसराइल ने खुल करके इस बारे में नकारा है। और सेम हालात अमेरिका के भी है। अमेरिका के लिए भी चुनौती क्या है कि वो आप ये समझ लीजिए पूरे मामले के अंदर एक तरफ ताइवान उसे संभालना है, यूक्रेन उसे देखना है, अपने आप को बचाना है, साउथ कोरिया को बचाना है। ये सारे ही मामले जो है एक चौधरी साहब के लिए आ चुके हैं, तो वो भी एक मुसीबत है। वहीं नेटो फोर्सेस जो है वो एक तरीके से अलग हो चुकी है। अच्छा, नेटो के अलायंस है तैयब अर्दोगान। आप देखिए कि खबरें ये भी आते हैं कि पिछले दिन ईरान की तरफ जो अटैक हुआ था, साइबर अटैक, उसके अंदर उन्होंने अपनी एक बहुत जी बड़ी भूमिका निभा करके वो साइबर अटैक को कैंसिल कराया। तो नेटो के अंदर भी अब लोग ये समझने लग गए हैं कि अमेरिका अपनी दादागिरी कायम रखने के लिए किस तरीके से, चाहे वो ग्रीनलैंड की बात हो या इसकी बात करिए अपना माधुरों की बात हो, तो वो अपने दादागिरी पर सारी चीजें वेनेजुला वगैरह के अंदर करना नहीं चूक रहा है। देखिए, अफ्रीका नाराज है, चाइना बड़ा पावर होने के बाद वो नाराज है, रशिया नाराज है। अब मामला ऐसा हो गया है कि जो यूक्रेन के अंदर जीपीएस और हथियार जो है अमेरिका दे रहा था, उसी तरीके से चाइना जो जी है सैटेलाइट से लाइव लोकेशन टारगेट जो है वो ईरान को मदद कर रहा है। दूसरा, अगर मिसाइल की या ड्रोन की लेकिन बात करें तो ईरान ये की भी तो कहा जा रहा है सप्लाई कि चेन टूट रशिया चुकी है। अंदर से इकबाल सपोर्ट ममदानी कर। जी, इकबाल जी, ईरान की भी अगर मैं पोजीशन देख रहा हूं, मैं लगातार पिछले 10-15 दिन से कवर कर रहा हूं, तो अब ईरान भी तो डेली क्योंकि मिसाइलें फायर नहीं कर पा रहा है। जो मिसाइलें हर दिन 400 मिसाइलें थी, वो घटकर आज 8 से 10 मिसाइलों तक पहुंच चुका है। तो इसका मतलब सप्लाई चेन तो ईरान की भी टूट चुकी है। कितने दिन तक ईरान और नहीं नहीं खींच नहीं पाएगा? नहीं, राजेश राजेश, जी इसके अंदर थोड़ी सी हम गलती कर रहे हैं। देखिए, शुरुआत में ओके। जो जंगें हुई थी उसके अंदर मिडिल ईस्ट का जो बेस था वो बड़े लेवल पे टारगेट किया गया था। अब धीरे धीरे करके आप अगर देखोगे तो वो मिडिल ईस्ट का जो बेस है जहां अमेरिकन सैनिक थे वो सारे खाली हो चुके हैं। आप समझिए, तो अब जब खाली है तो वहां टारगेट करने का मकसद नहीं है। अब जो हमला हो रहा है, सिजल मिसाइल हो या खुर्रम शहर हो, जिस तरीके से वो सबसे बड़ा टारगेट अब किया जा रहा है इसराइल को, और इसराइल उसके अंदर हिट कर भी रहा है, उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर हम 2025 के जंग की बात करें तो तकरीबन 50 अरब रुपये का नुकसान अब आकलन जो है वो सामने आ रहा है। उस वक्त तो ये मना किया गया था कि नहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं 50 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। इस बार उससे ज्यादा है। ईरान ने अपनी जो शुरुआत से प्लानिंग रखी है कि जो कम बजट के जितने ड्रोन्स उसने भेजे थे और इन्होंने जो अपनी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया वो मिलियंस के अंदर किया है। तो अब जब उसके पास ये चीजें खत्म होनी शुरू हुई है, उसके बाद आप देखिए कि लगातार एक के बाद एक हमले जो है इसराइल कर रहा है। दूसरा, अमेरिका ने जिस तरीके से कारगा जिसको जबकि अमेरिका अब ईरान की एक तरीके से नब्ज है, एक तरीके से 80 से 90% जो ऑयल रिफाइनरी है वहीं से उसका दुनिया में ऑयल जाता है। अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया का जी 2% ऑयल जो है वो ईरान से सप्लाई होता है। वहां जो हमला किया था, खैर वो बाहरी हमला किया था, लेकिन उस पर आपने देखा कि ईरान ने तुरंत जवाब दिया। ऐसी बात नहीं है जवाब नहीं दिया। उसके बाद जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात की थी, उसने कहा आपने हमारी बैंक पर हमला किया है, हम आपके बैंक पे करेंगे। देखिए, आज मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी बैंक और जितने बड़े इंस्टीट्यूट है वो लगभग सारे खाली हो चुके हैं। तो अब मामला ऐसा है, हर ओके। कोई है कि ईरान का कहना भर ही काफी है, जिसके बाद सारी चीजें खाली हो जाती है। तो जब चीजें मेरे कहने पर ही खाली हो जाती है तो मुझे वहां हमला करने की जरूरत नहीं है। आप फाइनेंशियली उसको तोड़ रहे हो, और वैसे तो आप नजरियाती तौर पे अमेरिका जो है उसकी हालत खराब पड़ी हुई है। आप देखिए कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पगलाए घूम रहे हैं, जो उनका स्टेटमेंट है वो बहुत सी चीजें दर्शाता है। नितिन याहू जो है पिछले कई दिनों से गायब थे, मंजर पे नहीं आ रहे थे। जब तजिल का हमला मिसाइल का किया गया है तो मजबूरी उनको समझ में आया कि हालात बहुत खराब है, तो कल उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर अपने आप को बताया कि वो जिंदा है।
लेकिन जानकार अब भी ये कह रहे हैं कि पता नहीं वो जो कॉपीज वगैरह पी रहे थे उसको लेकर के समझ में नहीं आ रहा है कि वो एआई वीडियो है चलिए, वो या आजकल है, एक ओरिजिनल जमाना वीडियो है। है, ठीक है, बहुत आने कुछ वाले हो दिनों में जाता है, काफी सवाल और जो है वो खड़े प्रोपोगेंडा होंगे। लेकिन मैं प्रोपोगेंडा आपको वॉर भी बता दूं, इस चलता है। पूरे मामले के अंदर जी, राजेश जी, प्रोपोगेंडा कि वॉर भी चलता है ऐसा, नेतन्याहू हो या है ना? डोनाल्ड ट्रंप हो, ये सत्य है कि दुनिया की सुपर पावर और मिनी सुपर पावर, देखिए जहां घंटों की जंग का मामला था वो 16 दिन खत्म हो चुके हैं, यानी कि अब इतना तो नहीं उन्होंने नहीं कर नहीं, दिया 16 है दिन कि देखिए, बिलियंस ऑफ इकबाल डॉलर्स जो है ममदानी जी, वो स्वाहा डोनाल्ड कर ट्रंप दिया ने, है मुझे आज अमेरिका भी बड़े अच्छे याद है, इजराइल। पहले दिन, इकबाल जी पहले दिन ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कम से कम 4 हफ्ते ये जंग चलेगी, अभी 7 दिन और बाकी हैं। किसी ने नहीं कहा कि ये घंटों में ये जंग चलेगी। मैं लौटता हूं, एक और बड़ी खबर आ रही है, नहीं उसके नहीं बाद नहीं मैं आप नहीं नहीं दोनों के नहीं पास नहीं, आऊंगा। राजेश जी आप मिस कर रहे हैं। मैं आता जब हूं, जंग बड़ी खबर शुरू देनी, होने से फिर पहले मैं भी आपके आप पास regime आता हूं। चेंज की बात करें तो उन्होंने 4 दिन की बात की थी। ठीक है, बड़ी खबर, ईरान को रोकना अमेरिका के लिए हुआ मुश्किल। ईरान ने इजराइल पर सेजल मिसाइल दागी। एयर अटैक से ईरान में सत्ता बदलना मुश्किल है। तेहरान के पास अभी भी खेल पलटने की ताकत मौजूद है, और इसी से टेंशन में ट्रंप है। ईरान को रोकना अमेरिका के लिए हुआ मुश्किल। ईरान ने इजराइल पर रोज सेजल मिसाइल जो है वो दागी है। एयर अटैक से ईरान में सत्ता बदलना मुश्किल। जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। क्या ईरान पलट सकता है खेल? समझना होगा। 16 दिन से जारी है ईरान अमेरिका जंग। ईरान की नेवी और एयरफोर्स को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, मगर मिसाइल और ड्रोन से हमले अभी भी जारी हैं। 16 दिन बाद ट्रंप देख रहे हैं फेस सेविंग मिले। ईरान पर जीत का ऐलान ट्रंप कर सकते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ भी बड़ा करके ट्रंप जीत का ऐलान कर सकते हैं, ताकि वहां से वो निकल सके। अमेरिका तक इस जंग का असर देखने को मिला है, क्योंकि तेल की कीमतों में अमेरिका सहित यूरोप में, भारत में, हर जगह इजाफा हुआ है, और इसका असर दिख रहा है। अमेरिका यूरोप में भी 25% महंगा तेल बिक रहा है। 13 अमेरिकी सैनिक जो है उनकी अभी तक मौत हो चुकी है। परमाणु हथियार और तेजी से यहां पर ईरान बनाएगा। अगर ये जंग ईरान और अमेरिका के बीच अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता है, तो ये मान के चलिए कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान और तेजी से अब अपने न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाएगा। चलिए, दो खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर। फेस सेविंग अमेरिका ढूंढ रहा है, लेकिन मैं तमाम रिपोर्ट्स देख रहा था, उसमें यह चीज भी कही गई कि अगर ये मैच ड्रॉ हुआ तो यहां पर ईरान और तेजी से न्यूक्लियर पावर की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा, क्योंकि अब ईरान को भी साफ है कि दुनिया की सुपर पावर से वो निपट चुका है, और नेक्स्ट टारगेट इजराइल का अस्तित्व खत्म करना है। में कोई शक नहीं है कि अभी अमेरिका एक फेस सेविंग रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उनको ईरान के ऊपर कोई बड़ी विजय दिखानी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप को। डेमोक्रेट्स तो हमेशा उनके विरोध में रहे ही थे, इस युद्ध को चालू नहीं करना है ऐसा बोलकर। अब उनके अपने जो खुद सेनेटर्स हैं रिपब्लिकन पार्टी के, वो भी कुछ हद तक उनके साथ असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। रिपब्लिकन सेनेटर्स को ये डर है कि जैसे जैसे बॉडी बैग्स आ रहे हैं, अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन जो है वो शायद बदल जाए। अब अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर का मिड टर्म इलेक्शन रिपब्लिकन पार्टी को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जेडी वंस को प्रोजेक्ट किया जा रहा है एज ए नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अब जो प्रेसिडेंशियल वोटिंग सिस्टम है उसमें बहुत थिन, मुश्किल से आधा परसेंट 1% की बढ़त हासिल है रिपब्लिकन्स को। तो अगर रिपब्लिकन्स अक्टूबर में जो मिड टर्म इलेक्शन है उसमें थोड़ा सा भी हार जाते हैं, तो फिर जेडी वैंस का प्रेसिडेंट बनना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, अभी किस तरह से जेडी वैंस को अगला राष्ट्रपति बनाया जाए। तो इनको एक ग्रेसफुल, एक हम जीत गए बोल के एग्जिट करना पड़ेगा। क्या ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा? देखो, ईरान ने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा है कि आप आईएईए की टीम को भेज दीजिए। 2000 पिछले साल 2025 में शायद हम हैरान हो जाएंगे, आईएईए की 4 टीम वहां पे विजिट में गई थी
और हमेशा उनकी रिपोर्ट में ये आया था कि बॉम्ब बनाने का कोई सबूत है नहीं। तो भविष्य में क्या ईरान बॉम्ब बनाएगा? देखो राजेश, ईरान बॉम्ब मैं यहाँ पे मैं बीच में नहीं टोक रहा हूँ, मैं बनाएगा। बीच में टोक रहा हूँ सर, मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको। मुझे अराची का वो बयान याद आ रहा है जहां पे उन्होंने कहा था कि हम न्यूक्लियर की अपनी इनरिचमेंट को कम करने के लिए तैयार हैं। वो 70-80 तक जो पहुंची थी उसको कम करने, अगर वो बम बनाने नहीं तो वो इनरिचमेंट किस लिए की गई थी? मुझे अराची ने कहा है सर ये तो। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो, होता यह है कि ईरान ने जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट किया, आईएईए बोलती कि 60% तक एनरिचमेंट किया, वो एस्टीमेट है। चलो कर भी लिया है तो उसके बाद बॉम्ब बनाना बहुत दूर की कौड़ी है। देखिए, मैं बीएआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कुछ साइंटिस्ट का बयान पढ़ रहा था। यूरेनियम को सेंट्रीफ्यूज में कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो जो शुरुआती स्टेप होते हैं 10% से 20%, वो आसानी से हो जाता है। 20% से 30% वो भी आसानी से हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी गुणवत्ता 50%, 60% हो जाती है, तो उसके बाद आगे उसको और कंसंट्रेट करना ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। ज्यादा सेंट्रीफ्यूज चाहिए होते हैं, ज्यादा समय तक लगते हैं, ज्यादा बिजली की खपत होती है, और जो फाइनल कंसंट्रेशन करना पड़ता है, बॉम्ब बनाने की बात कर रहा हूं, कि 70, जी 80, 90% तक वो जैसे ऊंची चढ़ाई है। देखो, ईरान ने 400 किलो का यूरेनियम संवर्धन कर लिया, जैसे कि कुछ पश्चिमी सूत्र दावा कर रहे हैं। तो 400 किलो से क्या जी बनता है राजेश? कुछ भी नहीं। अच्छा, एक वॉरहेड में अगर आप 400 किलो 60% संवर्धन वाला है, तो इसको जब वो 90% तक संवर्धन करेंगे, इस 400 किलो से मुश्किल से 250 किलो बचेगा। और 250 किलो से कितने वॉरहेड बना सकते हैं? एक एक छोटे वाले वॉरहेड में 50 या 60 किलो यूरेनियम। तो 250 किलो से आप ओके। मुश्किल से 5, 6 छोटे वाले वॉरहेड बना सकते हैं। तो ईरान इनका करेगा क्या? अगर ईरान इनका इस्तेमाल कर लेता है, चलो आज जोश में आके आज ये खुर्रमशेर और सेजिल के सामने रख के इन 6 को भेज देता है इसराइल की तरफ, तो उसके बाद की ईरान के जनरल पढ़े लिखे हैं, वॉर गेमिंग करते हैं। सेजिल मिसाइल में 6 बमों को भेज दिया इसराइल की तरफ, तो उसके बाद उनको मालूम है कल से तो यूएस को बहाना मिल जाएगा, पका पकाया बहाना मिल जाएगा तंबू में ऊंट घुसाने के लिए। वो सबसे पहले ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना शुरू कर देंगे। तो ये कहना कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना के कुछ हासिल कर लेगा, नहीं हासिल कर पाएगा, ये ईरान के जनरल्स को भी मालूम है। जी। ओके सर, ठीक है। अब मैं इकबाल जी आपके पास आना चाहूंगा। आप आपसे जहां पर चर्चा खत्म हुई थी वहीं से मैं शुरू करना चाहूंगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने, मुझे आज भी याद है, यही कहा था कि 4 हफ्ते तक ये जंग चलेगी कम से कम। लीडरशिप को जो खत्म करना था, और पहले ही दिन, पहले ही झटके में खामयानी को उन्होंने मार दिया। इसको नहीं हम नकार सकते। यस, ये अमेरिका उम्मीद कर रहा था कि खामनेई की मौत के बाद जो है ईरान की जो आवाम है वो सड़कों पे आ जाएगी और कहीं ना कहीं वो तख्ता पलट करेगी। और वो जो कैलकुलेशन था, मुझे लगता है कि सीआईए का, मोसाद का, वो गलत पड़ गया। जनता आई नहीं, और अब अमेरिका पर प्रेशर बन गया सर। जैसे राजेश जी, देखिए पहले मैंने कहा कि 4 हफ्ते की बात बाद में कहीं, जब जंग शुरू हुई उससे पहले 4 दिन की उम्मीद कर रहे थे। और इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही कर रहे थे। अमेरिका हमेशा सुपर पावर होने के बाद अफगानिस्तान के अंदर भी यही उम्मीद लेकर के गया था। इराक में भी वो कुछ घंटों के लिए गया था कि उनको लगता था कि क्या है पूरी दुनिया की, हम नेटो फोर्सेज है, तुरंत जाकर के कब्जा ले लेंगे। लेकिन इराक ने 40 दिन तक एक तरीके से अमेरिका और उनकी फोर्सेस को खुदाया। अफगानिस्तान 20 साल के बाद आपको भागना पड़ा। वियतनाम के अंदर 50,000 लोग आप देखिए कील ठोक करके ताबूत जो है वापिस आया है। और इस बार अगर ईरान की बात करूं, जैसे कैप्टन साहब भी बात कर रहे थे जेडी वॉन्स की, देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि व्हाइट हाउस के अंदर 2 अलग-अलग लॉबीज हो गई और बहुत बड़े लेवल पे हुई है। जेडी वांस मान रहे हैं कि किसी भी तरीके से अमेरिका को इस जंग से एग्जिट करके बाहर आना चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए, नहीं तो हमारी पार्टी तक खत्म हो जाएगी। सिर्फ प्रेसिडेंट की बात नहीं है।
वहीं एक जो ग्रुप है जो सीधे सीधे इजराइल के फेवर में, उसका कहना है कि नहीं और हमले को तेज करना चाहिए। तो वहां व्हाइट हाउस के अंदर और पेंटागन हो, सीआईओ, सभी के अंदर मतभेद आज की तारीख में नजर आने लग गए। अच्छा, दूसरा, अगर कल आप रशिया की एक न्यूज एजेंसी ने देखिए खबर दी है, आपको शायद पता नहीं है, उसने कहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर ईरान इस काबिल हो जाएगा कि वो मिसाइल से अमेरिकन और इजराइल प्लेन को हिट करेगा। कल उन्होंने एक मिसाइल जो है F-15 पर छोड़ी थी, 1 या 2 सेकंड का फर्क पड़ा जिसके अंदर एंड थोड़ा सा उसको टच हुआ है। तो यानी कि रशिया का ये दावा अपने आप में ये कुछ दिखा रहा है कि या तो इतने बड़े लेवल पर ये लोग पहुंच चुके हैं, चाहे वो रशिया की मदद के चाहे चाइना की मदद से, तो मिसाइल से अब ये जो है प्लेन गिराने की ताकत रख सकते हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने ये साफ कहा था कि हमारे अटैक के अंदर फ्यूल रिकवरी एयरक्राफ्ट जो है और दूसरे प्लेन जो है वो हमने गिराए, हालांकि सबके अंदर अमेरिका ने टेक्निकल इश्यू बताया है। चलिए मैं मान भी लेता हूं कि टेक्निकल इश्यूज, या खुद के जब टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो ये साफ है कि जिस प्लेन को अगर हम खरीदने जाएंगे तो टेक्निकल इश्यूज के चलते मिलियंस ऑफ डॉलर का हमारा नुकसान होगा, तो वो माल को हमें नहीं खरीदना चाहिए। एयर डिफेंस सिस्टम का भी, पेट्रियट हो, फ्रॉड हो, सबका यही हाल मुझे है। इसमें रडार इकबाल सिस्टम ममदानी लगभग पूरी इकबाल तरीके से ममदानी खत्म है। की इकबाल देखिए ममदानी जी, राजेश जी, इसमें मैं मुझे सीडीएस चीजें अनिल बता, चौहान सर का बोलिए। बयान, एक मिनट के लिए 30 सेकंड दीजिए। सीडीएस अनिल चौहान सर का बयान और हमारे साथ जो बैठे हैं यूके देवनाथ सर, उनका एक बयान नजर आता है कि दुश्मन के हाथ में अगर एक तलवार जिसमें जंग लगा हुआ है ना, अगर वो भी है तब भी आपको सचेत रहना है। और सीडीएस अनिल चौहान सर का एक बयान कि अगर जंग में उतरते हैं तो नुकसान होता है। अगर ये कहना कि अमेरिका का नुकसान नहीं होगा, इसराइल का नुकसान नहीं होगा, तो ये गलत है। नुकसान तो उस अखाड़े में अगर आप उतरे हैं कुश्ती लड़ने, तो मिट्टी तो आपको लगेगी लगेगी सर। मैटर ये करता है कि जीतता कौन है, हाथ किसका ऊपर उठता है। राजेश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जंग में जो है उतरने के बाद नुकसान हर किसी का, लेकिन कभी भी एक चीज को देखिए, सुपर पावर और एक आम आदमी में काफी बड़ा फर्क है। अगर मैं ऐसे कर लूं कि राज्य के मुख्यमंत्री की और मेरी तुलना कर ले, तो आप अंतर समझ सकते हैं ना। पूरी मिशनरीज उसके साथ होती है और मैं जो है अकेला लड़ूंगा। तो ईरान के पास ना एयर डिफेंस सिस्टम है, ना ईरान के पास प्लेन्स है। आप सारी चीजों को समझिए, अमेरिका दुनिया का सुपर पावर, मिनी सुपर पावर और ईरान के इजराइल, पास देखिए, ये सुनिए, सारे बड़ी लोग इंटरेस्टिंग है इतने इकबाल जी। हथियार। ईरान के पास मिसाइलें हैं, ईरान के पास चाइना की दी हुई टेक्नोलॉजी है, ईरान के पास रूस की दी हुई मदद है। लेकिन मैं बोलता हूं कि अफगानिस्तान के पास क्या था? अफगानियों ने 20 साल तक इन अमेरिकियों को रोक के रख दिया, यहां से रात को भगा दिया। तो ईरान तुमसे ज्यादा कैपेबल है ना सर। सर, तो मैं यही तो पहले दिन से आपको बात कर रहा हूं कि जिस तेजी से हम चला रहे हैं कि अमेरिका ये कर देगा वो कर देगा, पिछले 75 साल के अंदर आप इतिहास उठा के देखिए कि अमेरिका कौन सी जंग जीता है। अमेरिका ने सिर्फ दादागिरी की है। इसराइल जो है वो हमेशा अमेरिका के सपोर्ट पर कब्जा ग्रुप बनकर के काम करता है। देखिए, इसराइल कुल मिलाकर के ये चाह रहा है कि न चाहते हुए उसका कब्जा जो है मिडिल ईस्ट पे बना रहे। बस इस बार लेकिन आखिरी राजेश भाई 30 मैं सेकंड आपको मेरे बता पास बचे दूं, हैं। एक बात अमेरिका ने जब मैं जिस पिछले तरीके से 75 हालात 80 किए, साल देखता हूं ना, सुनिए, जब मैं पिछले 75 साल देखता हूं तो मैं एक चीज और भी देखता हूं। अमेरिका की दादागिरी तो दिखती है, लेकिन मेरे को हिरोशिमा और नागासाकी भी दिखता है। और इस बात का डर रहता है कि अगर यहां पर ट्रंप जैसे सन की इंसान को डिफीट मिलती है तो क्या वो उस तरफ जा सकता है? 30 सेकंड सर। नहीं, बहुत मुश्किल है। देखिए, अगर ये कदम अमेरिका उठा लेगा ना तो वो बगैर कुछ किए तबाह हो जाएगा दुनिया के अंदर। और खुद उनकी एजेंसीज भी ये काम बिल्कुल भी ट्रंप को नहीं करने देगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर ये करने का मकसद क्या होगा, दुनिया के अंदर जापान और सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब जो है ना, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज तो राजेश जी बता दूं बहुत साफ तौर पर कि मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका, ये तीन जो है दुनिया के अंदर आने वाले दिनों के अंदर एक पावर सेंटर नहीं रहेंगे। नया पावर सेंटर आप एशिया गिन सकते हो, चाइना गिन सकते हो, रशिया गिन सकते हो, इसराइल भी गिन सकते हो। लेकिन आप ये मान के चलिए कि मिडिल ईस्ट, यूरोप चलिए, और अमेरिका अमेरिका पावर धीरे सेंटर धीरे नहीं रहेगा, करके अब इसके ऊपर खत्म कभी हो बैठेंगे, जाएंगे। फिर अब वो बातचीत फिर पावर करेंगे। नहीं रहेगा, लेकिन दुनिया समय के का सुपर थोड़ा सा पावर में अभाव है। नजर नहीं शुक्रिया, आएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आवाज आवाज के आवाज सर, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल ममदानी जी, शुक्रिया। समय का थोड़ा सा अभाव है लेकिन थैंक यू, आप सभी आए और इस मुद्दे पर बेहद गंभीर चर्चा हुई, शुक्रिया इसके लिए। डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत।